तो आप ये देखोगे जो हम ये इक्विलिब्रियम के चैप्टर की बात कर रहे हैं, इन दिस चैप्टर व्हाट आर वी गोइंग टू डू, जस्ट सी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉर द इक्वेशन N2 plus 3H2 is in मैम equilibrium. Yes. मैम आप बोर्ड पे लिख रहे हो? हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आता है, कहता है जी फॉर द गिवन इक्वेशन, फॉर द इक्वेशन, अब मैं अलग अलग इक्वेशंस दे रही हूँ, राइट डाउन देयर इक्विलिब्रियम, राइट डाउन देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? कांस्टेंट Kc। तो लेट्स सपोज मैंने लिखा N2 plus 3H2 is in equilibrium with 2NH3। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम क्लोज्ड कंटेनर में आता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए, राइट? तो अगर हमने ये पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में आता है, यानी कि कोई भी गैस एस्केप नहीं हो पा रही है, थोड़ा बहुत रिएक्टेंट टूट गया है और थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बन गया है ना? यानी कि एट इक्विलिब्रियम एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि भाई मैम जितना हमारे पास प्रोडक्ट है उतना प्रोडक्ट बना रह गया, और जितना हमारा रिएक्टेंट बचा उतना बचा रह गया। तो आपको मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझाया था कि भाई मान लीजिए मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं और अमोनिया उस वक्त पे बना नहीं है, बीकर में अमोनिया नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो लेटर सपोज ऐसा हुआ कि भाई विद टाइम क्या होता है मुझे बताइए, विद टाइम रिएक्टेंट्स डिक्रीज होते हैं, बोलो, विद टाइम रिएक्टेंट्स डिक्रीज, यस और नो? एंड विद टाइम, विद टाइम products increase, yes or no? Tell me. With time products increase. यस समझ में मैम। आई बात? तो अगर मैंने बोला कि 100 में से, अब देखो रेशो क्या है, रेशो ये है, रेशो ये है कि मैम अगर 1 मोल नाइट्रोजन है तो उसके साथ 3 मोल्स हाइड्रोजन कंज्यूम होता है, तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनता है। तो अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है और वो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को कंज्यूम कर रहा है, तो आप ऐसे समझो कि मैम अगर एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का खत्म हुआ तो 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के उसके साथ लगेंगे, कंज्यूम होंगे, तब जाके 2 मोल अमोनिया बनेगा। तो इसी प्रकार से अगर 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मेरे पास है तो 2 × 3 मतलब 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास होगा, बताइए हाँ है ना? अगर मेरे पास 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है तो जितना नाइट्रोजन हम लेंगे उसका 3 टाइम्स ज्यादा हाइड्रोजन हमारे पास आएगा। कंसेप्ट समझ में आया? हाँ यस या मैम। ना? बताइए, इज दिस पार्ट क्लियर, राइट? तो मैं ये यस बोल रही हूँ कि अगर 100 मोल्स इनिशियली मैंने लिए, इनिशियली जब रिएक्शन होना शुरू भी नहीं हुआ था, तब टाइम t = 0 पे मेरे पास 100 मोल्स इनिशियली थे, बोल हाँ या ना? है ना? लेकिन क्या हुआ थोड़े समय बाद, तो हमने कहा कि भाई आफ्टर टाइम टी, मान लीजिए 5 सेकंड, 10 सेकंड, कुछ समय बाद कुछ एक्स मोल्स नाइट्रोजन के टूट गए। टूट गए क्यों? क्योंकि उनको किस में कन्वर्ट होना था? उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था। तो वो टूटेंगे और किससे कंबाइन करेंगे? हाइड्रोजन से। तो अगर 1 मोल 3 मोल्स हाइड्रोजन मांगता है रिएक्शन करने के लिए, तो एक्स मोल्स के साथ कितना मोल्स कंज्यूम हो जाएगा हाइड्रोजन का? 3x मोल्स। क्या मेरी ये बात समझ आती है कि 1 मोल के साथ अगर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम होता है, तो एक्स मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ क्या 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम होगा? बताइए, यस मैम। होगा? तो उससे क्या बन रहा है? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहा है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहा है। तो क्या मेरे पास यहाँ पे ये 2x बनेगा? बताइए हाँ है ना? बताइए, क्या मेरे पास यहाँ पे 2x बनेगा? यस बोलिए। मैम। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, और हमने बोला कि भाई अब रिएक्शन होना बंद हो गया। बंद नहीं हुआ, क्या हो रहा था? अगर हमने इक्विलिब्रियम की वो पुरानी वीडियो देखी है तो हमें उसमें क्लोज कंटेनर वाला एक एग्जांपल मैंने दिया था कि भाई एक क्लोज कंटेनर की अपनी एक लिमिट है, वो CaO देगा और वो CO2 देगा। तो CO2 उड़ेगी, और CO2 उड़ेगी तो इस बॉक्स की अपनी एक सैचुरेशन लिमिट है, बोलो हाँ है ना? इस बॉक्स की अपनी एक सैचुरेशन लिमिट है कि भाई इससे ज्यादा CO2 वो हैंडल नहीं कर सकती, इससे ज्यादा CO2 वो हैंडल नहीं कर सकती। तो लेट अस सपोज अगर मेरे पास ये कोई बॉक्स है और इतने सारे मैंने CO2 मॉलिक्यूल्स बना दिए, तो एक टाइम के बाद CO2 उड़ेगा, तो वापस से CO2 इसके साथ CaO के साथ कंबाइन करेगा, और CO2 जब CaO के साथ कंबाइन करेगा तो वापस से क्या बनाएगा? CaCO3 बनाएगा। तो हमने ये पढ़ा था
कि भाई अगर इक्विलिब्रियम है यानी कि एक फॉरवर्ड रिएक्शन है तो एक बैकवर्ड रिएक्शन भी है। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? तो यहाँ यस पे मैम। जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन है ऐसे ही बैकवर्ड रिएक्शन भी है। पर हमने ये बोला था कि मैम अगर 100 CaCO3 मॉलिक्यूल्स आप ले रहे हो और मान लीजिए 40 मॉलिक्यूल्स जो है मेरे पास, जो 40 मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, ये 40 मॉलिक्यूल्स मेरे इस बॉक्स के अंदर है ना? ये 40 मॉलिक्यूल्स मेरे इस बॉक्स के अंदर है। और क्योंकि ये 40 मॉलिक्यूल्स इस बॉक्स के अंदर हैं, तो 40 से ज्यादा हैंडल नहीं कर सकते। तो जैसे 100 में से 40 मॉलिक्यूल्स टूटे तो 60 मॉलिक्यूल्स बने, तो 40 ये बने और 40 CO2 बना। अब जैसे ही एक और CaCO3 टूटेगा, जैसे ही एक और CaCO3 टूटेगा, तो क्या ये 59 रह जाएंगे और ये 41 बनेगा और 41 बनेगा। तो दैट एक्स्ट्रा 41th मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, वो वापस से CO से कंबाइन करके वापस से CaCO3 बना लेगा। तो हमने पढ़ा था कि एक टाइम के बाद फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड। क्या मेरी ये बात समझ में आती है? बताइए। तो इसी को तो हम यस इक्विलिब्रियम कह रहे थे कि मैम फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड हैज बिकम इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड। कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है। तो मैंने आपको जो ये इक्वेशन दी, मैंने कहा जी N2 प्लस 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3। तो आप देखिए कि मैम इनिशियली का मतलब एट T इक्वल्स टू 0 आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए N2 के, 100 लिए H2 के, तो जीरो प्रोडक्ट था, तब कुछ भी नहीं बना था। फिर 100 में से कुछ एक्स मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के कंज्यूम हो गए, तो 100 में से एक्स कंज्यूम हो गए, तो 100 माइनस एक्स ओवरऑल कितने हुए? ये बचे, दीज आर द लेफ्ट ओवर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। और फिर एक्स मोल्स अगर नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा है, तो 100 के साथ 3x मोल्स हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लेफ्ट हुआ, कितना बचा? 100 माइनस 3x। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहा है, तो वी विल से कि मैम 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना, 2x मोल्स बना। और अब इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम आ गया। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? केसी क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड व्हाट इज दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू concentration of ammonia raised to the power 2 upon concentration of nitrogen raised to power 1 and concentration of H2 raised to power 3. Did you understand my point? हाँ या ना? दैट इज प्रोडक्ट यस अपॉन मैम। रिएक्टेंट। तो हमने ये एक्सप्रेशन लिख दिया। अगर इसकी वैल्यू मुझे एक्स की टर्म्स में डालनी है, तो एट इक्विलिब्रियम जब आया, तो कितना प्रोडक्ट बना था हमारे हिसाब से? 2x अपॉन 2x की पावर 2 डाल दीजिए। और कितना नाइट्रोजन बचा था? 100 माइनस एक्स की पावर 1 डाल दीजिए। और यहाँ हाइड्रोजन कितना बचा था? 100 माइनस 3x की पावर 3 डाल दीजिए। कंसेप्ट समझ में आया? तो ये मेरे पास क्या है? के सी। इज दिस पार्ट क्लियर? यस और नो? राइट। तो यस ये मैम। जो कंसेंट्रेशंस हैं, ये एट इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस हैं। समझ में आई? तो केसी का एक्सप्रेशन हमको बनाना आना चाहिए। एंड व्हाट इज दिस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ अमोनिया? दिस स्क्वायर ब्रैकेट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन वॉल्यूम। दिस इज सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वॉल्यूम। तो ये मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ N2 विच मींस मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब पर लीटर। अगर डब्बा मैं बोल रही हूँ कि भाई मैंने जिस डब्बे में इक्विलिब्रियम बनाया, वो डब्बा 10 लीटर का था, तो मुझे उस 10 लीटर से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि 1 लीटर बॉक्स में कितने कंसंट्रेशन आई, क्योंकि हम फॉर्मूले में कंसंट्रेशन डाल रहे हैं। क्या मेरी ये बात समझ आई? तो ये जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर, इस फॉर्मूले में स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मोल्स पर लीटर, moles per liter. Did you understand my point? Yes or no? बताओ। Is this part clear or not? यस मैम। ठीक है। तो ऐसे मुझे बहुत सारे एक्सप्रेशंस, हर इक्वेशन का एक्सप्रेशन मिलेगा और मुझे उसको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखते हैं। तो जैसे मुझे क्वेश्चन दिया है इन्होंने, ठीक है, मुझे क्वेश्चन क्या दिया? मुझे क्वेश्चन देता है, कहता है जी इन द रिएक्शन H2 प्लस I2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2HI। मान लीजिए ये रिएक्शन दिया, कहते हैं the concentrations of H2 and I2 and HI at equilibrium
at equilibrium are 10.0, 6.0, and 28 moles per liter. ये सबके बारे में दे रखा है, इतने मोल्स पर लीटर. What will be the equilibrium constant? What will be the equilibrium constant? तो सबसे पहले हमको एक वर्ड इक्वेशन बनानी है. तो हमें पता है कि इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है, सो दैट इज व्हाट, HI की पावर 2. यहाँ पे कितना आ जाएगा, H2. यहाँ कितना आ जाएगा, I2. और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन में कोएफिशिएंट 1 है, तो H2 की पावर 1 और I2 की पावर भी 1. और आप अगर क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन कहता था कंसंट्रेशन, मतलब मोलैरिटी दे रखी है पहले से, कंसंट्रेशन ही दे रखी है. और कहाँ दे रखी है, एट इक्विलिब्रियम. तो कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 एंड HI इज 10, 6 एंड 28 मोल्स पर लीटर, सबके लिए रिस्पेक्टिवली. व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? तो बस इसका मतलब ये है कि भाई मुझे नहीं पता इनिशियली कितने लिए थे, बट जब हमारा HI बना तो मैंने देखा कि मुझे 28 मोल HI के मिल गए, 6 मोल I2 के बच गए, और 10 मोल H2 के बच गए. समझ में आई? 10 मोल H2 के बच गए. कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है. तो हम डाल देंगे कि भाई एट इक्विलिब्रियम मुझे कितने HI के मोल्स बनते दिखे, 28 का स्क्वायर. और ये 28 बन गए तो बन गए, अभी चेंज नहीं हो रहे. जरा सा भी 28 से ज्यादा मोल्स बनेंगे, 28.1, 28.2, तो क्या होगा मुझे बताओ, वो मोल्स आपके फिक्स रहेंगे. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? राइट. अपॉन यहाँ पे H2 क्या बनेगा, 10 की पावर 1 इंटू 6 की पावर 1, क्योंकि मुझे मोल्स पर लीटर ही दे रखे हैं. और ये आंसर हो जाएगा 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 6. सो हो जाएगा 2 3 जा 2 14 जा, and that shall be 2 3 9s are 27, और कितना आएगा 9.3. so that is going to be 9.3 into 14 divided by 10. whatever the answer comes is the value of Kc. इसको हम कैलकुलेटर से या मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं. is the first question clear? is this question clear? Yes, yes or ma'am. no? right. Now next we have another question. That is illustration. That is my illustration 4. now see, next question हमें क्या कहता है, ध्यान से समझिए. क्वेश्चन मुझे कहता है, a vessel contains a vessel contains 5 moles of A, 5 moles of A, and 10 moles of B, if the total pressure is 18 atmospheres, of the gases, find out the partial pressures of the gases. ठीक है, ये क्वेश्चन है. Now, what exactly is happening in this? Just see. Now, this is based on a certain law जो हमें इक्विलिब्रियम में पढ़ना होता है, उसको भी डिराइव भी करते हैं. उसे बोलते हैं डाल्टन्स लॉ. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. ठीक है. अब इसमें होता क्या है, बात को समझिए. जब हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो क्या होगा बताइए. जब हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए. मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है. अब क्योंकि ये बॉक्स है और मैंने कहा भाई इसके अंदर ना गैस ए के मॉलिक्यूल्स भी हैं, और इसके अंदर मेरे पास मान लीजिए गैस बी के मॉलिक्यूल्स भी हैं. इज दैट क्लियर? तो मेरे पास इसमें गैस ए के मॉलिक्यूल्स भी हैं और मेरे पास इसमें गैस बी के मॉलिक्यूल्स भी हैं. कंसेप्ट समझ में आया? सही है. अब गैस ए के मॉलिक्यूल्स भी, गैस बी के मॉलिक्यूल्स भी. हो क्या रहा है कि मैम गैस ए के मॉलिक्यूल्स भी दीवारों को हिट कर रहे हैं और गैस बी के मॉलिक्यूल्स भी दीवारों को हिट कर रहे हैं. तो इस पूरे बॉक्स के अंदर जो टोटल प्रेशर बन के निकल रहा है, इस पूरे बॉक्स के अंदर जो टोटल प्रेशर बन के निकल रहा है, वो क्या है? दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ए प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस बी. बताइए हाँ है ना? तो यहाँ पे हमारे पास क्या सीन है कि भाई टोटल प्रेशर जो यहाँ पे निकल के लग रहा है
वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ए प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस बी है। बात समझ में? अब क्योंकि ऐसा है तो हम ये बोल रहे हैं कि मैम एक तो हो गया डब्बे में टोटल प्रेशर, लेकिन उस टोटल प्रेशर का कितना पोर्शन गैस ए से आ रहा है और उस डब्बे में लगने वाला प्रेशर कितना पोर्शन गैस बी से आ रहा है। तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो पी ए और पी बी की बात करते हैं। तो व्हाट इज पी ए? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। और व्हाट इज पी बी? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। तो पार्शियल प्रेशर मतलब इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, समझ में? इंडिविजुअल गैस प्रेशर कि वो गैस पर्टिकुलरली कितना प्रेशर लगा रही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? राइट। अब कंसेप्ट देखो, हमने ये पढ़ा है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये पढ़ा है हम लोगों ने कि नहीं पढ़ा है? राइट। तो ये हमने किसके लिए पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है उस गैस के लिए जिसकी प्रेशर, जो दीवारों पे प्रेशर पी लगा रही है और वो गैस वी वॉल्यूम के डब्बे में रखी है। तो ये देखो, ये जो बॉक्स हमने लिया इसकी कुछ तो वॉल्यूम होगी। तो मैं ये बोल रही हूँ कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी, है ना? तो मैंने कहा कि फॉर गैस ए अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं तो मैं लिखूंगी प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ए इनटू वॉल्यूम एक्सर्टेड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए इनटू आरटी। बोलो हाँ है ना? सही है। ऐसे ही अगर मैं देखूं तो मैं लिखूंगी गैस बी के लिए लिखूंगी अगर, तो फॉर गैस बी मैं क्या लिखूंगी? फॉर गैस बी इट विल बी पी बी वी बी इक्वल्स टू एन बी आर टी। सही बात है। दोनों गैसेस के लिए लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक ही बॉक्स में दोनों गैसेस है, मुझे बताओ ए का मॉलिक्यूल गैसियस है, ये वाला रेड वाला मॉलिक्यूल ए का मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल चल रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ए का मॉलिक्यूल चल रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. अब ए का मॉलिक्यूल चल के कहीं और चला गया तो उसकी जगह पे बी का मॉलिक्यूल तो आ ही सकता है ना। तो क्या ऐसा होगा कि इस बॉक्स के अंदर जितना ए के लिए मान लीजिए 100 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, तो बी के लिए भी तो उतने ही पॉइंट्स अवेलेबल हैं। बताइए, ए के लिए जितने पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो बी के लिए भी तो उतने ही पॉइंट्स अवेलेबल हैं। बताइए, Yes, आर यू ma'am. अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो माय पॉइंट हियर इज कि जितने पॉइंट्स ए के लिए अवेलेबल हैं उतने ही पॉइंट्स बी के लिए भी अवेलेबल हैं। राइट। तो इसका मतलब वॉल्यूम जितना एक डब्बे में ए को मिल रही है उतनी ही रहने की जगह वॉल्यूम बी को भी मिल रही है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे ए कहीं से चल के चला गया मान लीजिए, तो उस पॉइंट पे बी भी आ सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि ए के लिए पॉइंट्स कम है रहने के लिए और बी के लिए पॉइंट्स कम है, दोनों के लिए पॉइंट्स बराबर है। तो हमें ये चीज समझ आनी चाहिए कि पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी, पी बी वी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि भाई पूरे इन द बॉक्स मेरे पास क्या हो रहा है? नंबर ऑफ टोटल मोल्स इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और ये दोनों टोटल मोल्स जो हैं वो पी टोटल मिलकर लगा रहे हैं। समझ में आई? और ये पूरे मिलके क्या लगा रहे हैं? पी टोटल मिलके लगा रहे हैं। कंसेप्ट समझ में आया? बताइए। ठीक है। तो यहां से पी टोटल क्या बनेगा? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ए प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस बी। तो मैं सेम इक्वेशन दोनों गैसेस के लिए एक साथ लिख सकती हूँ, पी टोटल वी वॉल्यूम इक्वल्स टू वी टोटल इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी आर टी। क्या मैं 3 इक्वेशंस बना सकती हूँ? भाई एक तो इंडिविजुअल गैसेस के लिए 2 इक्वेशन बना दी और एक मैंने जो गैस की वॉल्यूम बना दी, ये मैंने टोटल इसके लिए बना दी, पी टोटल वी टोटल इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी आर टी। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट और नॉट? बताइए। राइट। Yes, ma'am. अब ये मेरे पास इक्वेशन 3 है। नाउ यू सी, जो वी टोटल है वो वी टोटल जो मेरे को मिली हुई है वही वी ए के बराबर है और वही वी बी के बराबर है। समझ में आई? तो जो वी टोटल है वही वी ए के बराबर है और वही वी बी के बराबर भी है। तो वी टोटल इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। समझ में आ गई बात? राइट। तो अब मैं 1 2 एंड 3 में से अगर मैं 1 इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? पी ए वी ए इक्वल्स टू एन ए आर टी अपॉन पी टी वी टी इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी, एन ए प्लस एन बी आर टी। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो आर टी से आर टी चला जाएगा, वी टोटल से वी ए चला जाएगा क्योंकि दोनों की वॉल्यूम सेम है। तो यहां से बन के निकलेगा पार्शियल प्रेशर, पी ए क्या है? इंडिविजुअल गैस ए का प्रेशर अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू एन ए मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए, एन ए
प्लस मोल्स ऑफ बी एन बी। तो एन ए क्या है मेरे पास? मोल्स ऑफ ए। और एन बी क्या है मेरे पास? मोल्स ऑफ बी। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यस और नो? कंसेप्ट Yes, समझ में ma'am. आया? यस और नो? Yes, ma'am. राइट। नाउ व्हाट इज दिस हैपनिंग? व्हाट इज दिस हैपनिंग? ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यहां से मुझे बताओ, क्या ये मुझे मोल फ्रैक्शन मिल गया काई ऑफ ए? व्हाट इज दिस? मोल फ्रैक्शन। अब आपको चाहे तो आप सेकंड इक्वेशन के लिए भी सेम काम करिए। आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। देखिए, तो इफ यू डिवाइड द सेकंड एंड द थर्ड इक्वेशन, व्हाट डू यू गेट टू सी? यू गेट टू सी पी बी वी बी equals to number of moles of BRT. That is my second equation. And you have PTVT equals to NB plus NA RT. If I divide them, RT से RT चला गया, VB से VT चला गया, क्योंकि जितनी वॉल्यूम B गैस के लिए अवेलेबल है वो टोटल डब्बे की वॉल्यूम के बराबर है। तो यहाँ से आएगा PB by PT equals to NB upon NB plus NA. Is that clear? और यहाँ से ये बन जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B. Did you understand my point? तो PB will be equals to chi B into P total. Did you understand my point? तो मेरे को अगर सिर्फ इतना पता करना है कि P टोटल कितना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B कितना है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले से मैंने देखा कि गैस A के लिए भी कुछ ऐसा ही आ रहा है, काई A इंटू PT आ रहा है? बताइए हाँ या ना? और गैस B के लिए भी कितना आ रहा है मुझे बताइए? गैस B के लिए भी कितना आ रहा है? काई B इंटू PT आ रहा है। बोलो। और व्हेन दिस इज कमिंग, व्हाट एग्जैक्टली डज दैट मीन? बोलो। दैट मीन्स पी बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ गैस बी कितना है? मोल्स ऑफ गैस बी कितना है बताइए? मोल्स ऑफ गैस बी मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 मोल गैस ए ले ली डब्बे में और Ma'am, and 10 10 मोल B. ले ली, और पी टोटल मुझे दे रखा है क्वेश्चन में सीधा 18। तो क्या मैं सीधा ऐसा रख सकती हूँ कि एक डब्बे में मैं चाहे 10 गैसेस लगा दूं? हर गैस के अपने अपने मॉलिक्यूल्स हैं और हर गैस का मॉलिक्यूल दीवारों पे अपना अपना प्रेशर लगा रहा है। हमको तो लग रहा है जी टोटल प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर लग रहा है, पर क्या वो 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर सिर्फ एक गैस ने बनाया? नहीं, हर गैस के मॉलिक्यूल्स दीवार पे जाके टकरा रहे हैं और हर गैस के मॉलिक्यूल्स अपना अपना प्रेशर बना रहे हैं। तो हर गैस का इंडिविजुअल जो प्रेशर है उसे जो पार्शियल प्रेशर कह रहे हैं, तो हम इन जनरल लिख सकते हैं कि भाई मान लीजिए कितने भी नंबर की गैस है, पार्शियल प्रेशर भाई हम आई गैसेस मिक्स कर सकते हैं, आई 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो दैट वुड बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आई इनटू पी टोटल। इज दैट क्लियर और नॉट? राइट, दैट इज द कंसेप्ट। तो यहाँ से मेरे पास पीबी की Yes, अगर हम बात करें तो पीबी शैल बी व्हाट? पीबी इज गोइंग टू बी काई बी इनटू पी टोटल। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? राइट। एंड पीबी क्या है? पीबी निकालना है, ठीक है? तो पी बी इज गोइंग टू बी काई बी इज व्हाट? 5 10 अपॉन 15, 10 प्लस 5 है ना, इनटू पी टोटल कितना है? 18। तो सीधा सीधा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस भी निकल जाएगा, दैट शैल बी 10 by 15 into 18। Will that be clear? Yes or no? And that is going to be 5 times 2 and 5 times 3. yes, So that is going to be 2/3 into 80. Is that clear? So that is going to be my answer, 2/3 into 18 and 3 times 6। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 12 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉक्स में लगने वाला जो 18 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, उसमें से 12 एटमॉस्फेयर तो गैस बी ही लगा रही है। समझ में आई? तो 18 एटमॉस्फेयर के प्रेशर में से जो 12 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो तो गैस बी ही लगा रही है। कंसेप्ट समझ में आ गया? और जो मेरे पास पूरा डब्बा है, उस डब्बे में 12 एटमॉस्फेयर बचा कुचा। देखो, एक तरीका तो ये है कि भाई 18 में से 12 एटमॉस्फेयर अगर बी लगा गई तो 6 एटमॉस्फेयर गैस ए का होगा। एक तरीका तो डायरेक्ट निकालने का है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं जी मुझे तो आप उससे निकाल, तो पी ए की वैल्यू कितनी रहेगी बताइए? पी ए की वैल्यू रहेगी काई ए इंटू पी टोटल। व्हाट इज काई ए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए इंटू पी टोटल। तो वो एन ए कितना है? एन ए है 5 अपॉन 5 प्लस 10 इंटू पी टोटल है 18, और ये आ जाएगा पी ए। तो पी ए की वैल्यू आ जाएगी 5/15 इंटू 18। तो 5 टाइम्स 3 एंड 3 6 18। तो वैसे सॉल्व करोगे डाल्टन्स लॉ के फॉर्मूले से तो भी मेरा आंसर आ रहा है, और अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो भी मेरा आंसर आ रहा है। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं बताइए? इज दिस पार्ट yes, क्लियर? ma'am.
Is this part clear? ma'am. Any doubts in this? ठीक No, है, ma'am. तो मुझे ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है, राइट। एक हमारे पास होता है नेक्स्ट टाइप हमारे पास किसका आता है, देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज अ एक्टिव मास, ठीक है, देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज द एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन और करते हैं पहले डाल्टन्स लॉ के ऊपर, ठीक है। द क्वेश्चन सेज दिस इज बॉक्स which contains which contains 7 moles of gas A, 6 moles of gas B, and 3 moles of gas C. The total pressure of the box is the total pressure of the box is 54 centimeters. Yeah, is 48 centimeters, 48 atmospheres. The total pressure of the box is 48 atmospheres. Question says calculate the partial pressures. Calculate the partial pressures of each gas. ठीक है, हर गैस का पार्शियल प्रेशर निकालिए। तो अभी हमने जस्ट ऊपर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की डेरिवेशन करी है, तो हमको ये चीज पता है, क्या पता है कि मैम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के हिसाब से एज पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है हमारे पास कंडीशन कि भाई ये डब्बे में 3 गैसेस है, तो मैं क्या लिखूंगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए विल बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इनटू पी टोटल। पहली इक्वेशन ये आ गई। हर गैस के लिए अलग अलग इक्वेशन बना लीजिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी इनटू पी टोटल। और तीसरी गैस भी डब्बे में डाल रखी है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी शैल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सी इनटू पी टोटल। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? And now what is mole fraction of gas A? That is moles of gas A. Na is moles of gas A upon moles of gas A. Na, Nb, that is moles of gas B plus Nc into P total. Similarly, Pb shall be what? Moles of gas B upon moles of gas A plus moles of gas B plus moles of gas C into P total. And similarly, partial pressure of gas C shall be what? Moles of gas C upon moles of gas A plus moles of gas P into moles of gas C into P total. Is that point clear? Yes or no? And hence हमारे पास मैम, partial pressure of gas A जो आएगा वो कितना आएगा? मोल्स कितने हैं? 7 मैम upon, ए की वैल्यू है 21, बी की okay, 18 और right, सी की 9। correct. So PB shall be what? Number of moles of gas B is 6 upon 7 plus 3 plus 6 into P total, that is 48 again. And similarly, partial pressure of gas C कितना आएगा? 3 upon 3 plus 7 plus 6 times P total. तो P total मेरे पास फिर से कितना है? Into 14. So how do I get this? I get 7 upon 16 into 48. ये मेरे पास इंडिविजुअल आ जाएगा partial pressure of gas A. Partial pressure of gas B आ जाएगा 6 upon 16 into 48. और partial pressure of gas C आ जाएगा 3 upon 16 into 48. तो इसको कैंसिल कर दीजिए। तो ये मेरे पास जाएगा 7 3 21। इसको कैंसिल कर दीजिए, आ जाएगा 18। इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा 9। तो आई विल हैव इंडिविजुअल टोटल 48 एटमॉस्फेयर्स में से गैस ए का प्रेशर है 21 एटमॉस्फेयर्स, गैस बी का प्रेशर है 18 एटमॉस्फेयर्स और गैस सी का इंडिविजुअल प्रेशर है 9 एटमॉस्फेयर्स। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ब्रांच? समझ में यस आई मैम। बात? ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास एक क्वेश्चन और आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन जस्ट टू स्टार्ट इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन कई बार आपको क्वेश्चन के बोलेगा कैलकुलेट द एक्टिव मास, calculate the active mass. Now when the question says कि भाई calculate the active mass, active mass का basically मतलब क्या है? active mass को वो moles per liter भी बोल सकता है। basically कुछ नहीं है, active mass is nothing but just the moles per liter, या वो उसको molarity भी कह सकता है, या वो उसको effective concentration भी कह सकता है। concentration, molarity, all one and the same thing। वो स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लगा सकता है, वो कैपिटल एम भी लिख सकता है, मतलब उसका एक्टिव मास ही है। तो आप ऐसे समझ के चलोगे, जैसे मान लीजिए मुझे एक क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन कहता है 8.5 ग्राम्स ऑफ अमोनिया इज प्रेजेंट इन 0.5 लीटर्स ऑफ वेसल।
right? 8.5 grams of ammonia is present in 8.5 grams of ammonia is present in 0.5 liters of the vessel. Calculate its active mass. Calculate its active mass. ठीक है, ये क्वेश्चन है. So now when the question says कि 8.5 grams of ammonia is present in 0.5 liters, तो हमें एक्टिव मास पढ़ते ही we have to understand कि भाई इसका मतलब 1 लीटर में कितना है. तो हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं कि भाई इफ 0.5 लीटर्स में, लेकिन मोल्स पर लीटर है, ये तो ग्राम्स दे रखा है. तो सबसे पहले हम ऐसे करेंगे. सबसे पहले हम कैसे करेंगे? हम ऐसे लिखेंगे. हम लिखेंगे कि भाई अमोनिया का मोलर मास कितना है? 14 प्लस 3. नाइट्रोजन का मास होता है 14 और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 1 टाइम्स 3, सो दैट इज 17 ग्राम्स. तो यहाँ पे मेरे पास क्या सिनेरियो आएगा मुझे बताइए. राइट, ये आ जाएगा. सो अमोनिया इज बेसिकली 14 प्लस 3, दैट इज गोइंग टू बी 17 ग्राम्स. राइट. So it says 8.5 grams of ammonia is present in 0.5 liters of the vessel. Calculate its active mass, right? Now, what is the point here? So ammonia is 14 plus 3. That is what? 17 grams. Yes or no? Right. So that is the molar mass. That is the molar mass of ammonia. That is the molar mass of ammonia. Yes or no? Now calculate the moles of ammonia. 8.5 grams में कितने moles बनेंगे? तो यहाँ पे हम बोलेंगे moles of ammonia are how much? Given mass 8.5 by molar mass 17. तो 17 5 से 85 होता है तो 0.5 मोल्स आ गए. मैम तो हाँ, एक मिनट. हाँ, तो 0 पॉइंट, तो हम यहाँ बोलेंगे कि इन 0.5 लीटर्स देयर आर 0.5 मोल्स प्रेजेंट. इन 0.5 लीटर्स देयर आर 0.5 मोल्स प्रेजेंट. तो 1 लीटर में क्या प्रेजेंट होगा? 1 लीटर में क्या प्रेजेंट होगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5. तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 मोल पर लीटर. राइट. तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इसमें एक्टिव मास कितना है, तो मास का मतलब ग्राम्स नहीं है. नाम में मास जरूर है पर निकालने मोल्स पर लीटर ही है. तो यहां से हम लिखेंगे कि अगर 0.5 लीटर्स में 0.5 मोल्स प्रेजेंट है तो 1 लीटर में कितने प्रेजेंट है. तो हाउ डू आई मेक 1 हियर? आई एम गोइंग टू डिवाइड हियर बाय 0.5. इज दैट क्लियर? तो 0.5 लीटर्स में 0.5 मोल्स प्रेजेंट है एंड दैट वुड बी द एक्टिव मास. इज दैट क्लियर? सो दैट इज गोइंग टू बी 1 मोल पर लीटर. Is that clear? Yes or no? यस मैम. Concept समझ में आया? यस मैम. Right. Next question. It says 25.4 grams of iodine is present in 2 liters solution. Calculate its active mass. कहने को active mass है पर निकालना क्या है? Calculate its active mass. ठीक है, calculate its active mass. तो यहाँ पे 25.4 grams of iodine is present in 2 liters solution. Right. So 25.5 grams of iodine is present in 2 liters of solution. तो हमें पहले तो आयोडीन का मोलर मास निकालना है. तो एक एटम का वजन होता है 127 टाइम्स 2. वो कितना है? 254 ग्राम्स. ये कितना है? 254 ग्राम्स ऑफ आयोडीन. ये मॉलिक्यूलर मास आ गया. ये मेरा मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ गया. समझ में आई? तो यहाँ पे हम क्या बोले कि 254 ग्राम्स ऑफ आयोडीन आ गया. अब सिनेरियो क्या है कि मेरे पास मोल्स कितने निकल के आएंगे? तो मेरे पास मोल्स निकल के आएंगे गिवन मास 25.4 मोल्स ऑफ आयोडीन कितने आए जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो ग्राम्स दे रखा है. ग्राम्स मतलब मास. तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो ये मेरे पास आया निकल के 0.1 मोल्स. तो क्वेश्चन कहता है कि 25.4 ग्राम्स इज प्रेजेंट इन 2 लीटर और मुझे तो मोल्स पर लीटर निकालने.
क्योंकि वही मेरा एक्टिव मास है। एक्टिव मास का मतलब ही क्या है? मोल्स पर लीटर। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिखूंगी कि भाई 2 लीटर के अंदर एज पर द क्वेश्चन in 2 liters 0.1 moles is present. So therefore in 1 liter 0.1 by 2 moles is present. So that is going to be 0.1 by 2. That is going to be 1 by 20. And that is going to be 0.05 moles per liter. Did you understand my point? Right? So that is the concept. So first part is we have to understand that there is active mass का concept. Is it clear? Right? और अगर किसी गैस के लिए बोले, किसी गैस के लिए एक्टिव मास बोले, किसी गैस के लिए एक्टिव मास बोले, तो किसी गैस के लिए एक्टिव मास उसका पार्शियल प्रेशर ही होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से डिफाइंड होता है कि भाई गैस के लिए एक्टिव मास क्या है? उस गैस का पार्शियल प्रेशर। लिक्विड्स के लिए या सोल्यूशंस के लिए एक्टिव मास क्या है? मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। विल दिस बी पॉसिबल? विल यू बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस? राइट? yes, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे कहते हैं, देखिए एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। Now this question says the ratio of the active masses, the ratio of the active masses of 22 grams of CO2, 3 grams of H2 and 7 grams N2 in a gaseous mixture. In a gaseous mixture. Now understand one thing. मुझसे रेशियो ऑफ एक्टिव मासेस पूछ रहा है। इसका मतलब वो कह रहा है कि एक बॉक्स हमने लिया होगा और उस बॉक्स के अंदर हमने 22 ग्राम्स CO2 गैस डाल दी है, 3 ग्राम्स H2 गैस डाल दी है और 7 ग्राम्स हमने N2 गैस डाल दी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि अगर मैंने 22 ग्राम CO2 गैस डाली है, 3 ग्राम्स H2 गैस डाली है और 7 ग्राम्स N2 गैस डाली है, इसका क्या मतलब है? मुझे बताइए, बताइए। राइट? इसका क्या मतलब है? मैम कि इनका इतना अमाउंट तो डाल, मिक्सचर पर में ये तो कर दें। ग्राम्स, हाँ ये तो ग्राम्स में दे रखा है और हमको एक्टिव मासेस निकालने हैं, मतलब मुझे मोल्स पर लीटर निकालने हैं। और आप देखो इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बताया कि डब्बे की वॉल्यूम कितनी है। भाई सीधी बात है, गैसेस को कहीं तो कंटेन करोगे, तो गैसेस को अगर हमें कहीं पे भी कंटेन करना है, इसका मतलब है कि देयर हैज टू बी सम बॉक्स, देयर हैज टू बी सम बॉक्स। अब मुझे नहीं पता उसकी वॉल्यूम क्या है, तो हमने बोला लेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स बी वी लीटर्स, लेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स बी वी लीटर्स। और अब मैं मोल्स निकालती हूँ, तो मोल्स ऑफ गैस CO2 कितना आएगा? गिवन मास 22 ग्राम्स बाय मोलर मास। CO2 का मोलर मास हम जानते हैं 12 प्लस 16 टू 32, आंसर आ गया 44। तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो ये मेरे पास आ जाएगा हाफ मोल, ये मेरे पास आ जाएगा हाफ मोल। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये मेरे पास कितना है? मोल्स ऑफ H2, तो दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ H2 इज 3 ग्राम्स और ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 1.5 मोल्स। और मोल्स ऑफ N2 क्या है? मोल्स ऑफ N2 क्या है? मैम गिवन जीरो मास। पॉइंट टू फाइव एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये मेरे पास जाएगा 0.25 मोल्स, क्योंकि 1/4 आ जाएगा ये। और ये आ गया 0.5 मोल्स, किसके? CO2 के मोल्स। अब मुझे पर लीटर निकालना है, मुझे तो पता नहीं क्या है, तो मैं लिखूंगी एक्टिव मासेस ऑफ CO2, एक्टिव मास ऑफ CO2, एक्टिव मास ऑफ CO2 कितना है? गिवन मोल्स। क्या हुआ कि बी लीटर्स में अगर 0.5 मोल्स हैं तो 1 लीटर में कितने मोल्स आएंगे बताइए? 0.5 बाय वी,
तो 0.5 मैम बाय वी एक्टिव मास हो गया। हाँ जी। मैम बट हम इसको पार्शियल प्रेशर से नहीं निकाल सकते। आपने अभी कहा कि गैसियस मिक्सचर में एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर ही होता है। हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, और आपका आंसर सेम आएगा। देखो अभी दिखाती भी हूँ मैं आपको वो चीज, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमारे पास एक्टिव मास कितना आ गया, ये आ जाएगा 1.5, ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई वी, क्योंकि गिवन मास, क्योंकि हम बोलेंगे कि भाई अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो मैं बोलूंगी कि भाई वी लीटर्स में 1.5 मोल्स प्रेजेंट है, तो 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है, बोलो हाँ है ना। एंड सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्टिव मास ऑफ N2, तो वो क्या है, वो क्या है कि मैम 0.25 मोल्स प्रेजेंट हैं वी लीटर्स के अंदर, तो 1 लीटर में कितने प्रेजेंट है, 0.25, तो ये मेरे पास जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई वी। तो मोल फ्रैक्शंस अगर हम इनका पार्शियल, इनके एक्टिव मासेस का रेशियो निकालें, तो हम बोलेंगे 0.5 बाई वी इज टू 1.5 बाई वी इज टू 0.25 बाई वी, तो वी से तो वी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, ये बना 5/10 इज टू 15/10 इज टू 25/100। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो ये मेरे पास जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 5 3s एंड 5 2s, और ये आ जाएगा 5 5s एंड 5 20s, और ये आ जाएगा 5 1s 5 4s। तो ये मेरे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा 1/2 इज टू 3/2 इज टू 1/4। इस पूरे फ्रैक्शन को क्या मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे से, तो हर एक फ्रैक्शन 4 से मल्टीप्लाई कर तो ये आएगा 4/2 इज टू 12/2 इज टू 4/4। तो मेरा आंसर ये आ जाएगा 1, ये आंसर आ जाएगा 6, और ये आंसर आ जाएगा 2। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2:6:1। दैट इज गोइंग टू बी माई रेशियो ऑफ द एक्टिव मासेस। एक तरीका तो ये, कंसेप्ट समझ में आया या नहीं बताइए। यस मैम। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल के आएगा, ठीक है जी। राइट, इसको यस और मैम। फर्दर सिंप्लीफाई आप करना चाहते हो, जैसे कुछ बुक्स में ऑप्शंस अगर दिया हो, तो वो कह क्या करेगा, पहले वाले को 1 बना लेगा, तो वो सबको 2 से डिवाइड भी कर देगा, 2:6:1 कर देगा। आप सबको 2 से डिवाइड करोगे तो एक आंसर और आ जाएगा, क्या, 1:3:0.5। मतलब बेसिकली जैसे बचपन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते थे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो रेशो की फॉर्म में देख लो क्या अवेलेबल रेशो ऑप्शन में दे रखा है, उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1:3:0.5। कंसेप्ट समझ में आ गया, हाँ या ना बताइए। यस मैम। इज दिस पार्ट क्लियर, राइट। सो दिस इज वन कैटेगरी, एक्टिव मास। तो हमें केसी का एक्सप्रेशन लिखना आया, हमें केसी के बाद हमें डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर समझ आया, हमें समझ आया कि एक्टिव मास क्या है, वो चीज अपने को समझ में, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे, राइट। विल बी डूइंग सम मोर क्वेश्चंस टुमारो। ओके मैम।